ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत आज नवाचार और उद्यमिता के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने और नए विचारों को व्यवसाय में बदलने की दिशा में स्टार्टअप इंडिया एक सशक्त अभियान बनकर उभरा है। देश के कोने कोने से निकल रहे हैं नए स्टार्टअप्स जो न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं बल्कि भारत को वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिला रहे हैं। आखिर क्या है स्टार्टअप इंडिया की असली ताकत? कैसे युवा उद्यमी अपने विचारों से देश की अर्थव्यवस्था को दे रहे हैं नई गति? इन्हीं सवालों और संभावनाओं पर होगी आज की खास चर्चा मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हम चर्चा करते हैं उन विचारों और पहलों की जो भारत के विकास की दिशा तय कर रही हैं। आज का हमारा विषय है स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से आगे बढ़ रही है। नई तकनीक, नए विचार और युवाओं की ऊर्जा मिलकर देश के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं। जब बात हो विजन, वैल्यू और वैश्विक नेतृत्व की तो एक नाम खुद ब खुद सामने आता है, सुनील कुमार गुप्ता। सार्क ग्लोबल के संस्थापक, प्रख्यात लेखक और दूरदर्शी चिंतक जिन्होंने मेक इन इंडिया, पीएमएलए और बेनामी संपत्ति जैसी पुस्तकों से आर्थिक जागरूकता को नई दिशा दी। टीवी स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी खुद एक ब्रांड है। जी टीवी के बिग बिजनेस आइडिया से लेकर दूरदर्शन के बिजनेस इनसाइड और मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया तक उन्होंने हर मंच पर अपने ज्ञान की छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच डावोस तक जहां उन्होंने इंडिया का परचम बुलंद किया। उनकी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं सीए रानी लाकड़ा जी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। टैक्स और कानून की दुनिया में कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ एलएलबी की गहरी कानूनी समझ और इनकम टैक्स के जटिल विषयों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से समझने की अनोखी क्षमता। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जिनका नाम बड़े सम्मान और विश्वास के साथ लिया जाता है, कृपया स्वागत करिए सीए रानी लाकड़ा जी का। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सुनील सर, आप हमेशा ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं और बहुत पुश करते हैं यंगस्टर्स को कि वो अपने स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें, और बहुत बार आपने हमारे प्रोग्राम के माध्यम से उनको मार्गदर्शन भी उनका किया है कि कैसे आप स्टार्टअप्स खोल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक कोई यंगस्टर है या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, कैसे वो ये समझे कि उसका जो व्यवसाय है वो स्टार्टअप है या फिर एक नॉर्मल व्यवसाय है? मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? और आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देखते हैं इंडिया में है, क्या हर एक स्टार्टअप का टेक सेवी होना बहुत जरूरी है? जी सिमी, आपका जो क्वेश्चन है वो 3 भाग में आंसर देता हूं मैं। सबसे पहले साधारण व्यवसाय क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टअप जो अभी चल रहे हैं बिजनेस क्या उनको भी स्टार्टअप कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। साधारण व्यवसाय आमतौर पे एक स्थिर और पारंपरिक मॉडल जो होते थे हमारा, जैसे किराने की दुकान खोल ली किसी ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली, छोटा कोई सेवा सेंटर खोल लिया, सर्विस सेंटर खोल लिया, जिसमें कि उनकी लिमिट होती है कि भाई 1 दुकान खोल ली, 2 दुकान खोल ली और अपना एक स्तर अपना चलाते रहेंगे दुकान को और अपना बिजनेस करते रहेंगे। लेकिन जो स्टार्टअप होता है उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो एक खाली व्यापार के हिसाब से नहीं करता, वो कोई ना कुछ समस्या का समाधान ढूंढता है। स्टार्टअप का लक्ष्य होता है कि तेजी से आगे बढ़े
बड़े पैमाने पे प्रभाव पैदा करे और अक्सर टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस मॉडल के माध्यम से बाजार को बदलने की कोशिश करता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को तेज और कुशल बना सकती है, लेकिन स्टार्टअप की असली पहचान टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन है। मतलब कि आप सोचें कि मैंने टेक्नोलॉजी कर दी तो मैं स्टार्टअप हो गया, नहीं। टेक्नोलॉजी तो आपको चाहिए क्योंकि आपने आगे ग्रो करना है, तेजी से ग्रो करना है, लेकिन इनोवेशन सबसे जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास एक नई सोच है, किसी वास्तविक समस्या की गहरी समझ है कि कैसे उसको सुलझा सकते हैं, और आपके पास उसका कोई व्यवहारिक समाधान है कि यह समस्या है कि यदि मैं ये करूंगा तो इसका एक समाधान निकलेगा और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा और वो मदद करेगा हमारे आमजन की, तो आप किसी भी क्षेत्र में स्टार्टअप बना सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं यदि तीन सोच आपकी है। और आज स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र में आ सकता है, वो आप किसी भी क्षेत्र में जाके स्टार्टअप बना सकते हैं, कृषि में भी बना सकते हैं, एनर्जी में बना सकते हैं, एजुकेशन में बना सकते हैं, टेक में भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का बना सकते हैं। लेकिन जो मूल बात है, आपके पास किसी समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब कि स्टार्टअप मूल टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं होगा, स्टार्टअप समस्या के समाधान पर आधारित होगा। और एक और बात है कि अब मैं ये बोलता हूं कि अब भारत में स्टार्टअप एक विकल्प नहीं रह गया, अब एक क्रांति के रूप में उभर रहा है। और एक और जो आपने पूछा था कि कौन स्टार्टअप कहलाएगा अपने आप को, देखिए बहुत सारे हो सकता है कि बिजनेस ऐसे चल रहे हों जिन लोगों ने अभी तक अपना स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया हो। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको स्टार्टअप है कि नहीं ये आपको चेक करना है तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली है कि आपको यह देखना है कि आपके व्यवसाय को चालू हुए 10 साल तो नहीं हो गए। मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपको 10 साल पूरे नहीं हुए हो, पहला। और दूसरा है कि आपकी पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या कंपनी हो। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ना हुई हो। और अगर मैं ये 3 हो गए हमारे, अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो वो है कि आपकी कंपनी मूल कंपनी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने पहले कोई स्टार्टअप चालू किया, फिर स्प्लिट करके 2 बना लिए, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका चल रहा था, आपने उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया और एक नई कंपनी बना ली, वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए कि आप या तो किसी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस का रीडेवलपमेंट कर रहे हो या उसमें कुछ सुधार कर रहे हो। तो डेवलपमेंट करेंगे उसमें या उसमें कुछ सुधार करेंगे, किस चीज में, प्रोडक्ट में, सर्विस में और प्रोसेस में, इन तीनों में से किसी में भी, तो आप स्टार्टअप कहलाएंगे। मतलब ये 5 चीजें आप पूरी करते हैं, आपको बिजनेस को चलते हुए 9 साल हो गए या बिजनेस को करते 2, 3, 4 साल हो गए, ये 5 चीज अगर आप पूरी करते हैं तो आपको स्टार्टअप में तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जिसको आगे वाले अभी हम इसी एपिसोड में और अगले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लस अ बिजनेस मॉडल इज इक्वल टू अ स्टार्टअप। जी रानी जी, क्योंकि आपका भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स को लेके, तो जिस तरीके से सर ने बताया कि स्टार्टअप को रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है, तो ये भी जानना जरूरी है कि रजिस्टर कराने के फायदे क्या होंगे। और सबसे पहले कोई भी स्टार्टअप होता है वो ये सोचता है कि मुझे टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ यही एक बार हम लोग डिस्कस करें कि स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स और पेटेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्रमोट कर रही है और काफी सारी टैक्स एग्जाम्पशंस हैं जो कि स्टार्टअप्स को अवेलेबल हैं। जैसे इनकम टैक्स की हम बात करें तो सेक्शन 80 IAC में टैक्स हॉलिडे स्टार्टअप्स को दिया हुआ है, जिसमें कि उसका 100% प्रॉफिट टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। जब स्टार्टअप बना तब से 10 साल, शुरू के जो 10 साल हैं उसमें से आप कोई भी कंटिन्यूस 3 साल चूज कर सकते हैं, तो वो 3 साल का प्रॉफिट आपका टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। सेकेंडली एंजल टैक्स एग्जाम्पशन है। एंजल टैक्स का मतलब है जब भी स्टार्टअप कुछ भी अपनी फंडिंग लेता है तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अगर उसको मिलता है तो उस पर जनरली टैक्स लगता है, लेकिन स्टार्टअप्स के केस में वो टैक्स एग्जाम्प्ट है। और ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी टैक्स एग्जाम्पशंस हैं। जैसे सेक्शन 54 GB है, तो उसमें अगर आप किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, तो आपको अपने उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन मिल जाती है, प्रोवाइडेड आपकी 25% उसमें इक्विटी हो और आप कम से कम 5 साल उसको कंटिन्यू करें। और ऐसे ही सेक्शन 54 EE में है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड है जिसमें कि वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं। अगर आप उस फंड में इन्वेस्ट करते हो देन
अगेन आपको उसमें एग्जाम्पशन मिलता है। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, काफी इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी स्टार्टअप का। इसमें स्टार्टअप्स को एग्जाम्पशन ये है कि जब भी आप आईपी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो 80% आपको रिबेट मिलता है एप्लीकेशन फी में। और साथ में जब भी आपका कोई भी रजिस्टर्ड पेटेंट है किसी भी स्टार्टअप का जो कि डीपीआईटी रजिस्टर्ड है, तो वो उससे जो भी इनकम अर्न करेगा उसके कमर्शियल यूज से, उस पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 10% का लगेगा, एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है 22% 25%, उसकी कंपेयर उसको सिर्फ 10% टैक्स पे करना होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया जल्द हाजिर होगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भारत है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट, एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर, यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, पिछले एक डेकेड में देखा जाए तो स्टार्टअप्स की जो गिनती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास आया है, कॉन्फिडेंस आया है अपना स्टार्टअप खोलने में अदर देन डूइंग अ जॉब। और अगर हम बात करें मिशन 2047 की, तब भी एक लक्ष्य है कि इतने स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम हम इंडिया को बनाना चाहते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? और मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो अभी इंडिया में स्टार्टअप्स की गिनती और स्थिति क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो देश का युवा है और खास तौर पे टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से भी जो हमारा युवा है वो नौकरी नहीं करना चाहता, वो चाहता है अपना कोई स्टार्टअप शुरू करे, अपना स्टार्टअप के माध्यम से कोई बिजनेस को बड़ा करे, चाहे वो टेक्नोलॉजी की मदद ले या कुछ और इनोवेशन करे, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता है तो वो केवल अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि उससे पूरे देश की तरक्की होती है, पूरा देश आगे बढ़ता है। आज अगर भारत में देखें तो 2,07,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। और आज ये सब अगर मैं देखूं तो जैसे मैं टीयर 2 और टीयर 3 की बात कर रहा था, 770 से अधिक जिलों में ये स्टार्टअप फैले हुए हैं। और अगर इनकी मैं देखूं कि डायरेक्ट रोजगार कितना दे रहे हैं तो ये लगभग 22 से 25 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। 2025 में ही अकेले 49,160 नए स्टार्टअप जुड़े, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और जिससे दर्शाता है कि आज हमारे देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे विश्व में बहुत बड़ा स्टार्टअप सिस्टम हमारा बन गया है। और स्टार्टअप, हम ये अगर सोचें कि क्या स्टार्टअप ही रहते हैं, नहीं। आज भारत में जो स्टार्टअप शुरू हुए थे उसमें से 126 यूनिकॉर्न बन गए हैं, जिनका वैल्यूएशन अगर हम लगाएं तो लगभग 366 अरब डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी कारण आज हम भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है। इतने विशाल और तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक डिजिटल मंच से जोड़ने की भारत सरकार ने कोशिश की है, जिसका नाम भास्कर है, और एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये। और ये जो हमारी प्रगति है केवल आर्थिक विकास नहीं है, यह इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ पावर के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भारत है।
बिल्कुल, स्टार्टअप्स को लेके बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी टर्म भास्कर आपने बताई, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन रानी जी पहले आपसे जानते हैं ईसॉप्स एक टर्म होती है और उसके बारे में मैं चाहती हूँ एक बार दर्शकों को जरूर बताएं और कैसे वो बेनिफिशियल हुई। ईसोप बेसिकली होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। इसमें जो भी कोई बिजनेस होता है तो वो अपने एम्प्लॉयज को जो भी सैलरी देता है तो सैलरी के अलावा उनको अपने बिजनेस में ओनरशिप प्रोवाइड करता है। वो ओनरशिप होती है कि उनको कुछ इक्विटी शेयर्स वो देता है, जिसको हम ईसोप बोलते हैं। और ये ईसोप जो है, तो ये ईसोप बेसिकली जब आपने अपने एम्प्लॉयज को अपना पार्टनर बना लिया, अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, तो वो उनका मतलब मनोबल बढ़ाता है, वो और मेहनत से काम करते हैं, उस बिजनेस को अपना समझ के काम करते हैं। तो जो भी आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होते हैं आपके पास। प्लस जब भी कल को वो ईसोप अगर अपना सेल करते हैं उस टाइम पे टैक्स लगेगा। लेकिन ईसोप एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एक प्लान है। बिल्कुल, और ये भी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज के अंदर आती है कि अब हमारा भी कंपनी में शेयर है, सो वो ज्यादा मेहनत से उस कंपनी को और ऊंचाई तक पहुंचाने वो जैसे एक ओनर अपनी कंपनी को लेके चलता है, तो एम्प्लॉयज बेसिकली उसके एक ओनरशिप वाली फील लेके उसमें अपनी बहुत मेहनत से काम करते हैं। बिल्कुल। ईसोप में और नॉर्मल शेयर्स में डिफरेंस होता है। लाइक नॉर्मल शेयर्स अगर कोई भी जब भी आपको अगर विदाउट कंसिडरेशन देता है तो उसी टाइम पे वो डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन ईसोप के केस में क्या है कि आज आपने अपने एम्प्लॉय को शेयर दिए तो आज उसकी कोई इनकम नहीं होगी, उसकी इनकम तब होगी जब वो उसको सेल करेगा। तो जब भी वो उसको सेल करेगा तब उसको टैक्स लगेगा। तो ये उसके लिए एक बेनिफिट भी है कि आज उसको जो शेयर्स मिले हैं उनकी जो भी वैल्यू है तो आज उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया जल्द हाजिर होगा। आप वही एमसी पे रजिस्टर्ड होगे, आप पार्टनर ना हो के शेयर होल्डर कहलाओगे, आपको डायरेक्टर भी बनना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, अब आते हैं भास्कर पर। ये क्या स्कीम है और कैसे ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, कैसे इसमें रजिस्टर करवाया जा सकता है, ये जरूर बताइए। देखिए, जब जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे संसार में तीसरे नंबर पे है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत कुछ कोशिश की। तो 16 सितंबर 2024 को माननीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं भास्कर। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि जब स्टार्टअप होता था तो उसको ये नहीं पता लगता था कि मैं किससे संपर्क करूं, क्योंकि उसके पास एक इनोवेशन तो थी, उसके पास एक आइडिया भी था, कैसे चलाऊंगा, कैसे समस्या का सोल्यूशन दूंगा, लेकिन कैसे सब लोगों से संपर्क करे उसके लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो ये भास्कर एक क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप, निवेशकों, मेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर और सारी सरकारी संस्थाओं को एक छत के नीचे जोड़ता है। इसकी क्या विशेषता है कि हर स्टेक होल्डर को एक भास्कर आईडी मिल जाती है। कोई भी स्टार्टअप आसानी से निवेशकों के पास कैसे पहुंचे, मेंटर्स के पास कैसे पहुंचे, अपने सहयोगी, उसे को फाउंडर चाहिए मान लो, उसके पास कैसे पहुंचे, तो इसके माध्यम से पहुंच सकता है। क्योंकि स्टार्टअप को ये समस्या है
कि मेरा काम तो शुरू हो गया, अब मैं कहां से ढूंढूं इन्वेस्टर, या उसे मेंटोरशिप की जरूरत है तो कहां से ढूंढे, को फाउंडर कहां से ढूंढे, तो भास्कर है आपके पास। तो ये इतना बड़ा एक एडवांटेज दिया है जितने भी हमारे स्टार्टअप है, जिसकी वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी प्रकार से नॉन मेट्रो शहरों में जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो यंग लोग हैं हमारे, उनके लिए खास तौर पे बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि उनकी पहुंच बड़े इन्वेस्टर तक और बड़े शहरों में रहने वाले मेंटर से नहीं हो पाती, जो कि उनके लिए अब इस माध्यम से हो सकती है। अगर मैं ये देखूं कि अभी इसमें 6 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 6 लाख से अधिक लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं। ये एक, मेरे को लगता है ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इसके बाद इकोसिस्टम हमारा तेजी से बढ़ा, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है हमारे को, ये भास्कर का लक्ष्य है और हम उसकी दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि भास्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसकी वेबसाइट बताना चाहूंगा, जिससे कि जो भी स्टार्टअप मेरे इस प्रोग्राम को हम सब दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, वो सब जरूर इसका फायदा उठाएं। उसके लिए आपको वेबसाइट है bhaskar.startupindia.gov.in। ये कैसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास अपने पास इनोवेशन है, आइडियाज हैं, बाकी सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हासिल करके अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगी कि कोई भी स्टार्टअप खुद से इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है या इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है? बिल्कुल थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना, आपको डायरेक्टली इस पे जाओ और डायरेक्टली इस पे रजिस्टर्ड आप कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि भास्कर ने स्टार्टअप की दुनिया को एक क्लिक में जोड़ दिया है। ये डिजिटल भारत की असली ताकत है। रानी जी, एक स्टार्टअप अगर लॉन्च करना है किसी को, तो कैसा लीगल स्ट्रक्चर उसे फॉलो करना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप्स को जीएसटी की रहती है, तो जीएसटी कब लागू होती है? क्या एक स्टार्टअप जब अपने आप को रजिस्टर कर लेता है तभी से वो जीएसटी के लिए लायबल हो जाता है, या कुछ उसका टर्नओवर है, या फिर कब वो जीएसटी के लिए लायबल होता है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि अगर वो स्टार्टअप के लिए रजिस्टर कर देंगे तब से ही वो टैक्स के लिए लायबल हो जाएंगे, जीएसटी के लिए लायबल हो जाएंगे। तो इस पे जरूर क्लैरिटी दें। सबसे पहले तो हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए स्टार्टअप के लिए। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप किस टाइप का बिजनेस अपना करना चाहते हैं। अगर आप अकेले पर्सन हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने फायदे अपने नुकसान है। आप अकेले हो, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप अपनी कैपिटल लेके आओगे, प्लस अपने आप ही आप अपने सारे डिसीजंस लेंगे। उसके बाद इन केस अगर आप 1 से 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म में आप कर सकते हैं। तो उसमें मतलब आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी कि मतलब एक सिनर्जी होगी कि आप 2 से ज्यादा लोग हैं और आप अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका कंबाइन होगा, आपका डिसीजन मेकिंग कंबाइन होगा, तो पार्टनरशिप फर्म में आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की तरह एक हमारी एलएलपी होती है। एलएलपी में डिफरेंस क्या है कि एलएलपी का जो मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो हमारा एमसीए के साथ है। तो उसमें आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे, एमसीए के साथ उसको रजिस्टर करेंगे एंड ऑल। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन उसमें थोड़ा और ज्यादा कंप्लायंस है और ज्यादा रेगुलेटेड है। लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें कंप्लायंस कम है। उसके बाद फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप वही एमसीए पे रजिस्टर्ड होगे, आप पार्टनर ना हो के शेयर होल्डर कहलाओगे, आपको डायरेक्टर भी बनना होगा। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मोस्टली स्टार्टअप्स इसी रूट को ले रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप ग्रो करते हो आपको फंडिंग की जरूरत होती है, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बेस्ट है ताकि आप फंडिंग उठा सको, इन्वेस्टर्स ला सको। बिल्कुल। और जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस शुरू किया तो आज ही आपकी लायबिलिटी होगी। उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो 20 लाख जैसे ही आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप गुड्स में डील करते हो तो जैसे आपका 40 लाख का टर्नओवर एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर इनसे कम रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी गुड्स सेल करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपको उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, चाहे आपकी टर्नओवर कुछ भी नहीं है।
रानी मैम, बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए करेंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि सुनील सर के साथ हम अक्सर स्टार्टअप्स को डिस्कस भी करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स भी आते हैं। तो ऐसे ही कई स्टार्टअप्स ने हमें फीडबैक दिया है कि जब वो करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक्स में जाते हैं तो वो जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी मांगते हैं करेंट अकाउंट के लिए, लेकिन आपने कहा है कि जीएसटी एक थ्रेशोल्ड, एक टर्नओवर के बाद लागू होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको कैसे समझ पाएंगे हमारे स्टार्टअप्स? ये मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि जब भी आप करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो एक केवाईसी बैंक वाले करते हैं। तो केवाईसी में जनरली वो फिर जीएसटी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर इतनी ज्यादा नहीं है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, तो आप उनको सिंपली जो केवाईसी करानी है, लाइक आपका पैन आप प्रोवाइड कर सकते हो, आपका अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है वो आप उनको दे सकते हो, और साथ में आप उनको बता सकते हो कि अभी क्योंकि आपकी टर्नओवर इतनी नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो टर्नओवर इतना बताने के लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ अटैच करना होता है साथ में? नहीं, देखो, बैंक अकाउंट तो आपको जैसे ही आप बिजनेस शुरू करोगे आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना जो लाइक जैसे पैन नंबर पे आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, तो आप अपना पैन नंबर उनको दे सकते हो कि जी मैंने अभी बिजनेस शुरू किया है, अभी मेरी कोई टर्नओवर नहीं है, तो मेरी टर्नओवर नहीं है तो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है मेरी, तो उसके बाद ही मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे वो आपका कर देंगे। इन केस वो नहीं मानते हैं तो आप हायर अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस एम्प्लाइज टू बोथ द प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक? दोनों बैंकों के लिए, क्योंकि जब तक आप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, जब तक आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। और बैंक वाले आपको ये नहीं बोल सकते कि करंट अकाउंट खोलना है तो पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके आओ। ऐसे बहुत सारे हमारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस या स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं जो इसी डर से रजिस्टर नहीं कराते कि उनको शायद रजिस्ट्रेशन के साथ ही जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन उन्हें जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आज बहुत क्लैरिटी मिली है कि एक तो स्टार्टअप रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और दूसरी बात ये कि टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ जीएसटी का बेनिफिट भी आपको मिलता है। जीएसटी के लिए आप तब तक लायबल नहीं होते जब तक आप एक थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी वाली बात रानी जी आपने बताई। तो आज इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमने जाना कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक योजना नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जिसने देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। नए विचार, नई तकनीक और उद्यमिता की भावना के साथ साथ भारत आज नवाचार की उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां से भविष्य का आत्मनिर्भर और विकसित भारत आकार ले रहा है। इसी के साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से इस चर्चा को दिशा दी। और साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि सीए रानी लाकरा जी का, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए। हम आशा करते हैं कि हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे विशिष्ट अतिथि सीए रानी लाकरा जी आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्टार्टअप्स न केवल नए अवसर पैदा कर रहे हैं बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूत बना रहे हैं। यही ऊर्जा और सही सोच नए भारत की असली ताकत है। और हमारे दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।